राइट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। फेयर सिलेक्शन कैसे तय होगा? संविधान के नीति निर्माता अच्छे से इससे जानते थे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी तो उसमें जितने मेंबरान थे, संविधान सभा की जब बैठकें हुई 3 साल तक लगातार चलती रही, रोज बैठकें होती थी, हर मुद्दे में बहस होती थी कि ऐसा कर दिया जाए तो कैसा होगा, ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें एक देश का निर्माण करना था। तो ये तय किया गया कि इलेक्शन और सिलेक्शन इन दोनों प्रोसेस में कल को हो सकता है कोई गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, इसे इसलिए संविधान रखते हैं और इसमें कोई भी चेंज बहुत आसानी से नहीं हो सकता, वो संविधान संशोधन होता है। तो इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी पब्लिक सर्विस कमीशन सुनिश्चित करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में पहला बनाया गया यूपीएससी। ऐसा नहीं था अंग्रेजों के पीरियड में भी नहीं था, 1935 के एक्ट में व्यवस्था कर दी गई, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इसका भी आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज तो 1835 के आसपास ही शुरुआत हो गई, उससे पहले भी शुरुआत हो गई थी, वो अलग मैटर है। तो यूपीएससी अपना अलग है, पीएससी हर स्टेट का अपना अलग है। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड के जितने जिले हैं वो सब इसी में कवर थे। अब छत्तीसगढ़ का नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, झारखंड का अपना बन गया, हर जगह बन रहा है। एंड दे कंडक्ट द सेपरेट एग्जामिनेशन। अब 2 तरह के केवल एग्जाम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 एग्जाम हैं, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके एग्जाम मेनली यूपीएससी ही लेता है। अगर चाहे वो भर्ती आईएएस की हो, आईएएस आईपीएस तो कुछ होता ही नहीं, बेसिकली इट इज सिविल सर्विसेज। इसके अलावा अदर मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि लेडी हार्डिंग कॉलेज में डॉक्टर की भर्ती होनी है तो यूपीएससी लेगा। सीपीडब्ल्यूडी में होना चाहिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस। बहुत दिन से एक डिमांड उठ रही है इंडियन जुडिशियल सर्विस की, वो अभी तक नहीं हुई है। वो नीति नियंताओं का काम है, हमारा काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी, ऐसे ही स्टेट में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसीलिए इसका जो भी चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या मेंबर होते हैं, उनके रिमूवल का, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस तो आसान है, रिमूवल का प्रोसेस बहुत कठिन है। यानी पद पे बैठ गया व्यक्ति, उसके बाद बहुत आसानी से आप उसे हटा नहीं पाइएगा। रीजन ये है कि इतनी आसानी से अगर वो व्यक्ति हट गया तो उसे प्रभाव में लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे समाज में नीति नियंता बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रेशर ग्रुप बहुत ऑपरेट करते, हर आदमी अपना काम जुगाड़ से निकालना बहुत जानता है। क्यों? देयरफॉर उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन रखा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आप पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी, फिर उसका रिमूवल का प्रोसीजर बिल्कुल इम्पीचमेंट जैसा है, संसद से होगा। मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट शायद गवर्नर करते हैं, रिमूवल शायद क्यों रखा गया? सवाल ये क्यों? बिकॉज के इसकी फेयरनेस मेंटेन, जिससे कि जो भी व्यक्ति एग्जाम दे रहा है उसकी कोई भी बैकग्राउंड से, सपोज आप में से आपने देखा होगा, आप में से लंबी रेस कोई या मैराथन किसी ने करी है? हाथ खड़ा करें। अरे ग्राउंड में 9वीं 10वीं में एनसीसी किसी पर रही है? नहीं रही है? रही है। देखिए ग्राउंड को जो बनाया जा रहा है, ये 440 का मान लीजिए ग्राउंड है। तो अभी आप इसे ग्राउंड मान लेंगे, तो मुझे बताएं फिनिशिंग लाइन कौन सी है और इनिशिएशन लाइन कौन सी है? जो आज बच्चे खड़े किए जाएंगे, 4 बच्चे दौड़ने वाले, वो ए लाइन पर खड़े किए जाएंगे या बी पे? क्यों? इसका चक्कर बहुत आसान है। तो ये सही बना है, गलत बना है? क्यों? इसका तो और लंबा हो गया, इसका और लंबा हो गया, ये गलत बना। इसे उल्टा बनाना है। जो पास वाला है ये हमेशा यहाँ खड़ा किया जाएगा, थोड़ा पीछे। दूसरे नंबर वाला और आगे खड़ा किया जाएगा, तीसरे वाला और आगे, चौथे वाला और आगे। रीजन ये है कि इनका चक्कर है, इसका चक्कर, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस बढ़ जाएगा तो उसे एडवांस में इतना लीड दी जाती है।
क्यों? इसी प्रकार से समाज में एक बच्चा तो बेटा लेडी फार्मा पढ़ रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी के स्कूल में, एक बच्चा पढ़ रहा है दादों में, एक बच्चा पढ़ रहा है हाथरस में। तो सवाल ये कि एग्जाम तो सबका एक जैसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि हर आदमी की आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत, शैक्षणिक योग्यता भिन्न भिन्न हर परिवार में, सरकार का काम है लेवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, बिल्कुल एक जैसा। अब जिसमें तो वो हाई लड़ लो। ये जो योजना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए चली ताकि सभी को एक लेवल प्लेटफॉर्म मिले। अदरवाइज क्या होता था, जिसमें पैसा कोचिंग करने दिल्ली भाग रहा, कोई इलाहाबाद जा रहा, कोई पटना जा रहा, कोई कलकत्ता जा रहा, जिन्हें काम करने जा रहे। अब इससे फायदा ये होगा कि एट दी डोर आपके खुद के जिले में जो अफसर्स हैं, क्योंकि वो देखिए एक चीज जान लीजिए, जो सेलेक्ट हुआ उससे बेहतर कोई नहीं जानता। कोचिंग में तो बेचारे वो पढ़ा रहे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, कौन जानता है जो सेलेक्ट हुआ वो। तो व्हाट आई वांट टू से कि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से भले से, लेकिन ये जो कोचिंग अगर ढंग से चलेगी तो आपको एक लेवल प्लेटफॉर्म दे देगी, एक समान। अब जिसमें जितना दम हो उतना करें। अब हो सकता है यहाँ जितने पढ़ रहे हैं किसी को ये बात अच्छी लगेगी, किसी को खराब लगे। परसेप्शन है रियलिटी, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। परसेप्शन अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। कई बार रियलिटी और परसेप्शन अलग अलग भी होते हैं, एक जैसे भी होते हैं। अगर जितना ही एक दूसरे के निकट है उतनी आपकी सफलता आपके निकट है। बहुत सारे लोग भ्रम के शिकार रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं तो हिस्ट्री से ही एग्जाम निकालूंगा, अरे भैया नहीं निकाल रहा तो दूसरा ले लो। नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही निकालूंगा, क्यों अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो बिना बात के। मैं तो जो हूँ साइंस से ही निकालूंगा। मैंने तो अपनी बात कोचिंग कर ली, कोचिंग में सर ने कह दिया तुझसे होशियार कोई नहीं है। सर का तो ये धंधा है, हर साल उन्हें यही काम करना है। तो उससे पहले पता नहीं कितना से कह चुके। मैं एक जगह सीईओ था, मैं आया वहाँ कुछ चंद लोग आए, हमसे बोले कि साहब आपके आते ही बड़ी राहत आ गई, अब यहाँ बड़ी लूट थी। मैंने मुझसे पहले क्या नरक की आग बरस रही थी क्या, या मेरे आते ही स्वर्ग की बारिश होने लगी। मैंने कहा ये बताओ ये बात कितने अधिकारियों से मेरे से पहले कही है? मुझे लग रहा था हर एक से यही कही काम है, ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल से बहुत कुछ हद तक आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा यूपी स्टेट में दूसरा बनाया गया सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, यानी कि जो हायर सर्विसेज है उनके लिए अलग, लोअर सर्विसेज है उनके लिए अलग। इसके अलावा ग्रुप सी का भी होता है। क्या ग्रुप सी का किसमें? सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। वो अलग अलग है। आप लोग यहाँ केवल यूपीएससी पीएससी वाले हैं और लोअर सबऑर्डिनेट वाले हैं, यही है ना? लोअर को यूपीएससी है ना, उसी में है ना सब। लोअर सबऑर्डिनेट जो था अलग टिक्का बाबा ना जो था लखनऊ। और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन जो है इज ए वेरी मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ना कोई शक। तो और देखिए सबसे बड़ा प्रमाण इसका ये मिल रहा है कि लोक सेवाएं के सिलेक्शन में आउट ऑफ स्टेट के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव हो रहा होता तो पता नहीं कहाँ कहाँ के, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई कहीं से है। यू कैन आल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, बाउंड्रीज कुछ नहीं है, ये जान लीजिएगा। अब आप मुझे बता दीजिए, मैंने इतनी रूपरेखा बना दी, आप मुझे क्या बता रहे होना? इंटरेक्टिव होना है बाबू जी। मैं बोलता रहा हूँ आप सुनते रहो, ऐसा नहीं काम करो। आप बताइए, सही अरे वो ये बोल रही है। हाँ, क्या पढ़ाना है मुझे? आपका क्या पढ़ने का मन है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ना, क्या करें? पूछा जाता है। अच्छा ठीक है भैया, हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो किसी अच्छा ये तो इंटरव्यू पूछा जाएगा भाई मेरे, अभी तक नहीं निकालना, मेल निकालना। कैसे देना चाहिए? हजूर हनूज दिल्ली दूरस, दिल्ली अभी दूर है। तो आंसर इसका किस प्रकार से देना चाहिए? इंटरव्यू जब दोगे तो इनको तो पढ़ लेते हो आप नहीं होगी ना सर। अरे मैं कहीं ना जा रहा। हाँ जी, करंट अफेयर किस तरीके से रीड किया जाए? गुड, वेरी गुड सर हाँ जी। मेंस के लिए सब्जेक्ट कैसे चुने?
चलिए ठीक है, ये बात सही है। और कुछ 1 मिनट में निकल हो बहुत ज़्यादा सर एक में तो सब चीज करवा डालता हूं है। मीटिंग सब करवा डालता हूं। एक मिनट भाई साहब, पहला सवाल इनका था हाउ टू रीड हिस्ट्री। नंबर 1। नंबर 2 मतलब उनका था हाउ टू आंसर the awkward questions। यही है ना। थर्ड था how to opt or choose an optional subject। चौथा प्रश्न how to get command for current issues। जी नंबर 5 अब बताएं। प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब पार्ट वाइज कैसे करना है। एक स्टेप वाइज स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन। आप चाहो तो फोटो खींच लेना ऑफ सिविल सर्विस, खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर हाउ टू मेक नोट्स। चलिए हाउ टू मेक नोट्स एंड बुलेट पॉइंट्स। नेक्स्ट सर हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। how to read how to read next मुझे हैं हाँ बिल्कुल पूछना, बैठ जाइए, उसमें कुछ नहीं, बैठे बैठे पूछिए। Which help you knowledge base? क्या कह रहे हैं? How to choose multi-layer least efforting more scoring ऑप्शनल पेपर। यही है ना, बिना काम करे हर लगे ना फिटकिरी रंग जो भैया है। चलिए आगे लीस्ट एफर्टिंग मोर स्कोरिंग। चलिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? गुड आंसर राइटिंग। नेक्स्ट सर हाउ टू कंसंट्रेट इन आवर माइंड। how to concentrate our mind। नेक्स्ट नहीं, आप दूसरों के बारे में कैसे कह सकते हो, उन्हें हो सकता है अच्छा कर रही पूछे भाई। सर मैं चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर देते आज। हाउ टू एंड दिस और स्टार्ट
टॉपिक। और कोई बेटा टॉपिक में कुछ ज्यादा शांत रहे, नो नो नो, डोंट डिस्करेज एनीवन, डोंट डिस्करेज, नो। आप अपनी मनोदशा इन पे न थोपिए। आप बताइए। हाँ जी, और कोई? सर किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे पढ़ें, यानी कि उसके सामने व्यक्ति। ये बॉडी फेस रीडिंग सेशन नहीं, यूपीएससी की तैयारी का सेशन। एनसीईआरटी के यस, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बस चलो, तो सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बहुत सोच समझ के डिजाइन की गई हैं, और जितनी भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसके जो लेखकगण हैं वो बहुत देश के ज्ञानी मानी लोग हैं। एक डॉक्टर JS राजपूत, मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झांसी में, और इनका नाम आप डालेंगे इंटरनेट पे तो ये एनसीईआरटी के शायद हेड है। एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन सेरेमनी था जिसमें ऑनरेबल गवर्नर साहब आए थे, तो उसी में डॉक्टर JS राजपूत साहब आए थे, तो मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिमिलरली मिस्टर इंजीनियर E श्रीधरन, जिन्हें मेट्रोमैन कहते हैं, इनसे मिलने का सौभाग्य मुझे गोरखपुर में प्राप्त हुआ। एक कन्वोकेशन सेरेमनी थी, उसमें जो पिछले गवर्नर साहब थे वो आए थे, मिस्टर राम नायक साहब और E श्रीधरन साहब। दोनों से मैंने वो 5-10 मिनट बात करने का मौका मिला। दीज आर वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। तो जो इन्होंने बताया वो आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि पहला है अध्ययन, दूसरा है चिंतन, तीसरा है मनन, और चौथा है उपयोग। आज से 5 साल पहले की बात है। पहले पढ़ें, फिर उसका चिंतन करें कि ऐसा क्यों है, इसका दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं। ये नहीं कि जो लिखा है उस पर गतानुगतिक होकर यकीन कर लिया, बोले साहब बिल्कुल सही। वाई क्वेश्चन आंसरिंग कैपेसिटी आप में बिल्ड करनी चाहिए, हर चीज में तर्क करके, यानी चिंतन और मनन। मनन करते करते चिंतन की जो एडवांस स्टेज होती है उसी को मनन कहा, और अंत में उसी ज्ञान का उपयोग करें। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी कंसेप्चुअली है। फैक्चुअली क्या है? फैक्चुअली में ये है, देखिए एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं वो डिजाइन किए गए पूरे पैन इंडिया के हिसाब से, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से। एक बच्चा जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ और रिमोट एरिया में रह रहा है, और एक बच्चा जो DPS आरतीपुरम में पढ़ रहा है, दोनों से पढ़ सकता है। अब आप उसके बीच में कहीं होंगे, या उससे आगे होंगे, पीछे होंगे, आप जाने। तो सवाल ये उठता है कि उसकी हर लाइन में कम से कम 100 लाइनें निकलती हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन 100 लाइनों को निकालती है, बशर्ते आप उसकी एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी रखते हैं, उसे व्याख्या कर पाए। अब व्याख्या कौन करेगा? कबीरदास का है किसका? कबीरदास से गुरु गोविंद दो खड़े, तो व्याख्या करने के लिए तो गुरु चाहिए भैया। बिना गुरु के आज तक तो किसी विद्या ही नहीं, मुझे तो जहां तक मैं जानता हूं। तो ये तो आपको, अब आप किसे गुरु मानते हैं? आपके जीवन काल में ऐसे लोग जरूर आए होंगे जिन्हें आपको लगता नहीं यार ये बंदा, इसे मानो। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरे ख्याल से नक्शर में मैं उत्तर दे चुका हूँ। वह व्यक्ति एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। अगर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री को, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को, बिना एक्सप्लेनेशन के एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा कठिन। उसकी हर लाइन में एक्सप्लेन, और हिस्ट्री की किताब वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने बहुत अच्छी हिस्ट्री। अब का प्लान भी क्या है साहब? ये हमें गुरु भी नहीं मिल रहा, हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। प्लान भी है कि उसकी बहुत जो, अब इसका अपोजिट आ जाइए, इसकी सबसे जो साधारण किताब बनी है
गैस पेपर, मॉडल पेपर, ये बिल्कुल आपको लगता है यार इन्हें पढ़ना तो बेकार, फिर उन्हें पढ़ो। चीज वही है, नहीं आता टीवी में कौन सा है वो, रिश्ता वही सोच नहीं, चीज वही है, वो आसान शब्दों में लिखी हुई है, वो टिपिकल है। तो ओनली डिफरेंस वो जेएनयू के प्रोफेसर्स ने, डीयू के प्रोफेसर्स ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, डेफिनेटली उनकी सोच बहुत बड़ा है। ये यहीं से लिखी थी, किसी ने लिखी थी, स्टूडेंट ने, बिक रही गैस पेपर कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, अरे लोग पढ़ते तो हैं यार, जो ऐसा में जो लिखते हैं क्या कहते हैं, मॉडल पेपर, गैस पेपर, उनमें बहुत साधारण शब्दों में लिखा होता है, शाम को पढ़िए, सुबह एग्जाम उतार दीजिए। आपको दोनों सब साल में किसी के बारे को अवॉइड मत करिए। ये मत सोचिए गैस पेपर तो कुछ नहीं बोलो, जो चीज आप नहीं जानते वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है। आप इस तरीके से आगामी 10-15 दिन पढ़ के देखिए, छठी से लेकर 12वीं तक, छठी का पढ़िए, फिर 12वीं। एनसीईआरटी की जो डिजाइनिंग की गई है ना, वो इस पैटर्न पे की गई है। एक होती है ये नहीं, ये है लगभग 60-70 डिग्री का ही है, इसमें करना बहुत कठिन है, और 90 डिग्री पर बहुत कठिन है। एनसीईआरटी बनाई गई 35 डिग्री है, फिर बहुत आसान। और वो जो मैं आप बता रहा हूँ ना गैस पेपर, वो यूं है बिल्कुल। अब आप चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की तरह आप उड़ जाए, नॉट पॉसिबल। ये अगर कर्व हम खींचें तो ये यूं आनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस, ये टाइम है और ये परफॉर्मेंस है पी, और ये आपका टाइम मान लो, चाहे इसे बुक्स मान लो, कुछ नहीं मान लो। ये अगर आप ये सोचें कि साहब ये यूं हो जाए, मतलब टाइम बहुत कम लगे और बुक्स में बहुत सारी पढ़ लूँ, असंभव। दूसरा कर, ये दोनों खतरनाक है। मान लो टाइम ही टाइम जा रहा, बुक्स पढ़ी नहीं रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे देगा। इट शुड बी लाइक दिस 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे सबसे ज्यादा होता है? फिजिक्स किसमें पढ़ी है? कितने डिग्री पे? ये 60 भी बेकार और 30 भी बेकार। इसी को बुद्ध ने कहा प्रतीक समुत्पाद, मध्यम मार्ग। अगला हो गया उत्तर भाई? और किसने पूछा था सवाल? आप बताएं, और क्या क्वेरी है बताएं? और कुछ क्वेरी है सवाल में? वो आपका सवाल नहीं था, वो इनका सवाल है। सवाल ये होता है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो फिर मतलब उसका रिवीजन कैसे होगा? एक पुरानी कहावत है, 100 किताब एक बार या एक किताब 100 बार? 100 बार एक किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, या एक किताब 100 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको किस में कंफर्टेबिलिटी है। हो सकता है 4 बार में आपको याद हो सकता है 5 बार में याद हो, लेकिन 4 से 5 बार पर्याप्त हो। 1 या 2 बार में तो आपके सिर के ऊपर से जाए, लेकिन जबरदस्ती मत करिएगा। बेस्ट वे ये कि एनसीईआरटी के साथ ये भी, ठीक है ना, दोनों। और कुछ पूछ रहे थे? अगला ये सवाल क्या है? हाउ टू एंड, ये सबसे लास्ट में आगे दादा, हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड। देखिए, माइंड का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि आपका शौक और आपका काम एक है या नहीं। अगर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपने पूछा था, किसने पूछा था? किससे आया था ये सवाल? हाउ टू कंसंट्रेट माइंड? खड़ी हुई है। ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका काम भी पढ़ना है और शौक भी पढ़ना है। पैशन एंड वर्क बोथ आर सेम या नहीं? जैसे मेरा पैशन क्रिकेट खेलना, ये टाइम मेरे क्रिकेट खेलने का, ठीक है। मेरा पैशन वॉलीबॉल खेलना भी है, मेरा पैशन पढ़ाना भी है, मेरा पैशन पुलिसिंग का वर्क करना भी है, ठीक है ना। तो वो मुझे अच्छा लगता है, उससे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। आपका पैशन और वर्क अलग अलग रहे तो ठीक चला सकते हो, उसे हॉबीज कहते हैं। लेकिन पैशन और वर्क एक है तो कोई बात ही नहीं। आपका पैशन क्या है? शौक क्या है? रीडिंग। आपका है? हाँ ठीक है, म्यूजिक सुनना बढ़िया। किस किस के?
बॉलीवुड के 4 सिंगर बताओ। एक तो सर ये है अरिजीत सिंह है और लता मंगेशकर जी हैं। हाँ, और भैया अभी 1 साल पहले किस सिंगर की डेथ हुई है? एक साल पहले पढ़िए यार, गूगल में तो सब फ्री है, कोई बात नहीं। कौन सा गाना तुम्हें पसंद है सबसे ज़्यादा? जिस काम को करिए उसे नहीं, किसकी डेथ हुई है? एसपी बाला सुब्रमण्यम की, कोरोना से। एसपी बाला सुब्रमण्यम की डेथ हुई है भैया। हिंदी फिल्मों में बहुत गाने गाए उसने, उसकी आवाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप गूगल पढ़िए, देखिए यूट्यूब पर उसके बाद। साउथ के जितने हीरोज हैं, कमल हसन से लेकर के और ये इधर चिरंजीवी तक, सबके लिए उसने गाया। कोई बात नहीं, पढ़िए। आप बताएं, आप बैठ जाए, आप बताएं आपका क्या पैशन है? सर मेरा सर बुक्स पढ़ना। नोवेल, फिक्शन या नॉन फिक्शन? किससे कहानी या इतिहास भूगोल? सर किससे कहानी? ठीक। सर महाभारत देखना है। हाँ, महाभारत सबसे अच्छी लिखी है नरेंद्र कोहली ने, और उसका नाम दिया उन्होंने महासमर। नरेंद्र कोहली की पढ़ी आपने? अमीश त्रिपाठी ने भी बहुत अच्छा लिखा। अमीश त्रिपाठी की कुछ नई किताब आई है, मैंने अभी पढ़ी। उसकी एक किताब है रावण, राम सीता। अमीश त्रिपाठी इज वेरी गुड है, कोई ना, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। और नरेंद्र कोहली की भी बहुत है। एक किताब है उनकी अवसर, स्वयंवर, सब रामायण पे टीकाएं हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तो बताएं, तो आपका शौक और काम मिलता जुलता है तो भी बढ़िया है। तो बार से वो जैसे इन्हें फिक्शन पढ़ने का शौक है, कोर्स की किताब भी पढ़ लीजिए है। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा? सर ये लैपटॉप में रुक गया है। वो शायद इसमें लगा रहे हैं, हाँ वो चल रहा है। उसको वो अपना करते रहेंगे अपनी तेज बात। तो यही एक तरीका है कंसंट्रेशन पाने का। दूसरा तरीका ये है कि अपनी दिनचर्या को नियमित करिए, अनियमित मत करिए। देखिए ऊपर वाले ने रात सोने के लिए बनाई है, तो सोइए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एक बार मेरे से एग्जाम में मैं पूरी रात नहीं सोया, नतीजा मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने कान में 2 घंटे दिए। मैं अपना सब जगह 11 बजे जाकर सो जाता था और सुबह 6 बजे उठता था, एग्जाम दे आता था। और मेरा उसके बाद कभी नहीं 97 के आसपास की बात है, शायद भोपाल में सेंटर था, ग्वालियर में सेंटर था, मध्य प्रदेश का। हम लोग पूरी रात जगे और दूसरे दिन मैं सब भूल गए जाके, क्या फायदा? कोई नहीं। दूसरे एग्जाम के दौरान कुछ बुलेट पॉइंट्स ही रखिए, पूरी किताब आप कभी नहीं पढ़ो। एक हमारे मित्र थे, वो बोरा भर के किताबें ले जाते थे, उससे क्या फायदा? हमने भी ये काम किया है, इट इज यूजलेस। आपको लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे और लास्ट मोमेंट पर आपको टेंशन और हो जाएगी, अरे यार ये भी नहीं आता, फिर तो ये लगा कुछ ही नहीं आता। तो सबसे बड़े ये है कि आराम से सोइए, जो आता है। देखिए मेंस एग्जाम हमेशा मेमोरी पर बेस्ड होता है, आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी पर बेस्ड होता है। रट के आप कभी नहीं लिख पाएंगे, रट के लिखेंगे तो आपकी कलम ही रुक जाएगी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा है, प्राणायाम है, लोग बताते हैं। मुझे तो ये लगता है कि भाई कंसंट्रेशन करने के लिए आपका शौक वाला काम हो रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद करता हूँ, है ना। टीवी सीरियल में ऐसा नहीं है कि सास भी कहीं बहू थी मैं देख नहीं सकता, क्यों नहीं देख सकता मैं, है ना। हॉलीवुड की मूवीज में बहुत देखता हूँ, बॉलीवुड की देखता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। पर डे में 2 घंटा अपने मन का करिए। देखिए 8-10 घंटे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8-9 घंटे भी आप ढंग से पढ़ रहे हैं, 8 से तो कम मत पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एवोल्यूशन की तरह। ये यूँ चलता है। आप ये सोचेंगे मैं एक ही साल में सब कर डालूंगा, तो या तो फिर आप पहले से तैयारी की हो। आपने देखा हो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं कि मैं 1 साल पढ़ा,
आपने उनकी बैकग्राउंड देखी, वो BA BSc ऐसी जगह से करते हैं कि 3 साल लगातार पढ़ते हैं, उसके बाद 1 साल पढ़ते हैं। तो उनके कहने पे मत जाइएगा, सेलेक्ट होने के बाद हर आदमी 30 मार्क का बन जाता है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। और जो सर टॉप कर रहा होता है उसे खुद नहीं पता होता कि तू टॉप कर रहा, तो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। व्हाट आई वांट टू से इज दैट एवरीवन हैज द पोटेंशियल। अगला पूरा हो गया अभी? अगला क्या है? गुड आंसर राइटिंग। गुड आंसर राइटिंग देखिए डिपेंड करता है कि आंसर में क्या पूछा गया। ध्यान से पढ़िए कि वो पूछ क्या है। जैसे यूपीएससी के आंसर में क्वेश्चंस में अब तो वर्ड लिमिट करती है, एक ज़माने वर्ड लिमिट नहीं हुआ करती थी। मैंने हमेशा 4-4 बी कॉपी भरी, 1A+3B 1A+4B, और मेरा अपना सिद्धांत ये रहता था अब वो पैटर्न मत अपनाइएगा, अब वो पैटर्न बचा भी नहीं, कि मैं पहले 45 मिनट में केवल एक क्वेश्चन करता और उसे बहुत अच्छे से लिखता था, सजा के। मेरा एक ऑप्शन साइंस का रहता था, एक आर्ट्स का रहता था, तो सजा के लिखता था उसे, जिससे कि टीचर को अच्छा इंप्रेशन था। और बड़ा लिखता था, डायग्राम भी बनाता था बड़े, मालूम पड़ा टीचर के चश्मा लगा, नहीं देखा कुछ, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन केवल आधे घंटे, 1.25 घंटा हो गया। थर्ड क्वेश्चन फिर आधे घंटे में, 1.25-2 घंटा हो गया। कितना हो गया भाई? 1.25 ही हो गया ना, है? और चौथा क्वेश्चन जो है वो भी लगभग 1.25 घंटे में निपट जाता था। अंतिम क्वेश्चन मैंने हमेशा 15 मिनट पे। आप देखेंगे जब प्रेशर बढ़ता है तो आपकी राइटिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ती चली जाती है, उसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है। ये मेरे अटेम्प्ट तो 97 में पहला, 98 में दूसरा, 99 में मैं सेलेक्टेड हो गया, 2000 में सेलेक्ट हो गया, बस 4-5 के 2001। उसके बाद कहने का मेरा मतलब ये है कि और ईश्वरी कृपा से मुझे नौकरियां हर एक में, मतलब ये मेरी 5वीं जॉब है, इससे पहले 4-5 जॉब में कर चुका गवर्नमेंट। तो उसमें जो करना है राइटिंग कैपेसिटी में ये है कि आप देखिए उसमें पूछ क्या रहा है। सपोज कि उसने पूछा कि प्लासी के युद्ध के कारण बताइए, आप उसमें प्लासी का युद्ध लिख रहे हैं। अरे भाई वो युद्ध नहीं पूछ रहा, कारण जानना चाह रहा। युद्ध भी बताइए, अगर 50 शब्द हैं तो 10 शब्दों में युद्ध बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए, फिर कारण बता दीजिए। अब आप सवाल पूछें तो मैं बताऊं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं ही सवाल क्रिएट करूं, मैं ही आंसर करूं। अब एवरीवन आस्क वन क्वेश्चन एंड आई शैल मेक द एक क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों में जो हमें आर्थिक अधिकार मिल रही है तो वो कहाँ तक उसकी आलोचना करना ठीक होगा? देखिए आलोचना किसी भी चीज़ की हो सकती है। लोकतंत्र में आलोचना पहली चीज़ है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा निंदक नियरे राखिए, यानी इसका अर्थ यह है कि आप अपने आलोचक को अपने पास रखिए। रीजन मीन कि आर्थिक अधिकार एक ऐसे देश में कदाप नहीं दिए जा सकते थे जिसमें आर्थिक संसाधनों का बहुत संकेंद्रीकरण था। इस देश में जब आज़ादी मिली थी तो एक आदमी के पास इतनी जमीन थी कि जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ सूरज डूबता है, वहाँ तक उसकी जमीन थी, एक मड़ैया रखने की जमीन नहीं। तो सरकार अगर ऐसे आर्थिक अधिकार दे देती तो इसमें इतनी वो छोड़ता क्या। इसीलिए तुरंत लागू होने के बाद सरकार ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट लागू किया, जमींदारी विनाश अधिनियम। उसने एक झटके में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को तय कर दिया, क्योंकि उस जमाने में खेती ही मुख्य आय का साधन हुआ था। तो आलोचना करना ना करने में कोई फर्क नहीं, करिए खूब करिए, लेकिन दम होना चाहिए। अगला नेक्स्ट पूछे, क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर बताऊं भाई कैसा क्वेश्चन लिखना है, यही तो है नहीं गुड आंसर राइटिंग। देखिए ये दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर वो पूछता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में कोई डिफरेंस नहीं है, पावर एंड प्रिविलेजेस का अंतर होता है थोड़ा सा, और कहीं उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, कहीं गवर्नर कहते हैं। जनरली जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज होती हैं जिसमें केंद्र सरकार सीधे गवर्न करती है और जहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, मेरे ख्याल से दिल्ली और गोवा में तो होने लगा, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद अंग्रेजों के ज़माने से। देखिए अंग्रेजों के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान 7 या 8 सूबों में बटा हुआ, इधर NWFP था, नॉन फेड फ्रंटियर प्रोविंस, उधर बंगाल, उधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उधर मद्रास प्रेसिडेंसी, बीच में CP सेंट्रल प्रोविंस, और इधर राजपूताना, और इसे यूपी कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा एंड अवध।
तो हर एक में गवर्नर हुआ करता था, कुछ एरिया इंपॉर्टेंस के तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। तो ये जो ट्रेडिशनल वन, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि साहब जानबूझ के से यूँ बनाएगा, नो, परंपरा चली। नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है? जब आप प्रशासनिक अफसर बन जाएंगे तब बता कर दीजिए। देखिए, सुधार तो हर जगह हो संभव है। इस कमरे में बहुत सुधार हो सकता है, पुताई हो सकती, पंखे नहीं हो सकते, एसी लग सकता है, सुधार तो हर जगह हो जाएगा। आपकी अपनी सोच क्या है इसमें निर्भर करता है, और इच्छा शक्ति क्या है। नेक्स्ट, जैसे साइंस आपका ऑप्शनल साइंस था, तो सर ज्योलॉजी में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइलेंट फीचर या किसी पैटर्न, दैट इज नॉट साइलेंट जजमेंट, दैट इज सैलिएंट, मुख्य। आंसर या फिर किसी फाइलम को थोड़ा दे दिया जाए एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ। तो दिस कंपलसरी टू ड्रॉ डायग्राम। हाँ बिल्कुल, फाइलों में क्या है ना, अरे भाई साहब पीछे बात ना करो जी, ओ भाई साहब, डू नॉट टॉक एंड कीप ए सेफ डिस्टेंस प्लीज, आई एम नॉट हियर, आई एम हियर टू यूटिलाइज माय टाइम। यस अगर सिर्फ फाइलम पूछा जा रहा है तो उसके साइलेंट फीचर्स पूछे जा रहे हैं। If someone is asking the description of the phylum and asking the question from the taxonomy, Yes, you have just not to put any diagram therein, because in taxonomy there is no diagrammatic representation, there is only phenomenal and chart representation. Is that कि suppose वो कहता है कि define the branchiostoma या define brassica compresstis, तो आपको कुछ नहीं करना, you have to just put is that kingdom animalia, फिर उसके बाद एकदम chordata, chordata के बाद vertebrata, invertebrata, vertebrata में आप न जा करके पहले invertebrate में से भी पहले chordata से पहले एक और आएगा protochordata, protochordata में आप नीचे आएंगे उसमें spherochordata और then you come to branchiostoma। तो इसमें कहाँ कोई डायग्राम का इसको चार्ट ही बनाना बाबूजी। The only limitation of the chart is also sort of diagram. It is to describe, है कि नहीं? चार्ट होना चाहिए, बहुत सारे आंसर चार्ट फॉर्म में ठीक रहते हैं। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? आंसर राइटिंग से पूछ रहा हूँ केवल इस क्वेश्चन से, बताएं। ओवर। सर, राज्यपाल और सर राष्ट्रपति की क्षमताएं की शक्ति। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। राज्यपाल एक प्रांत के होते हैं प्रमुख, राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख होते हैं। अंतर तो होगा ही होगा, अंतर तो नहीं होगा। क्षमादान की शक्ति। हाँ अंतर है, क्षमादान की मतलब अच्छा सजाया भी को माफ करने की। हाँ अंग्रेजों के जमाने से तब गवर्नर जनरल को हुआ करती थी। आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट केस बताता हूँ, हमारे मित्र नवीनलाल जी आपको बताएंगे। जब भगत सिंह का ट्रायल हुआ तो ट्रायल में ये नियम होता है कि जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उसके बाद उसका सुनवाई होती है कोर्ट में। तो भगत सिंह के ट्रायल में सेशन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी। फांसी की सजा भी असेंबली में बम फेंकने पर नहीं दी जा सकती। एक आदमी यहाँ बम फेंका, किसी को कोई घायल ना हो, उन्होंने ऐसी जगह बम नहीं फेंका था जो कोई मर जाए, ऐसी जगह बम फेंका था जहाँ की कोई घायल वायल नहीं हो। तो अब वो 307 भी नहीं बनती थी उसमें ढंग से, तो उसमें फांसी की सजा तो दूर, उसमें तो 7 साल की सजा नहीं हो सकती। तो पुलिस ने उसे सैंडर्स मर्डर केस से लिंक किया जो लाहौर में। उसमें एक जस्टिस मिस्टर सैंडर्स हुआ करते थे, वो मारे गए। उनके साथ उनका एक गनर था चानन सिंह, CHANN, दोनों का डबल मर्डर में उसमें कन्विक्शन फांसी की सजा, लेकिन उसके खिलाफ अपील होती है। कोई भी अगर लोअर कोर्ट से सजा होती है तो हाई कोर्ट में अपील होती है। उसमें गवर्नर जनरल ने अपनी किसी पावर का उपयोग करते हुए स्पेशल ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस मतलब इसे आज आदेश करते हैं, और कहा कि इस केस में जो नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है वो लागू नहीं, यानी कि इस केस में इन्हें अपील की पावर नहीं, केवल प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं चाहे तो। प्रिवी काउंसिल मतलब उस जमाने में हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लंदन में प्रिवी काउंसिल बैठे, उसमें अपील कर दो, बगैर से अपील कीजिए। ओके, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में कोई अंतर नहीं है। धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष में केवल एक्सप्लेनेशन का अंतर है। एवरीथिंग दैट इज नॉट रिलीजियस बट
सेकुलर, देखिए सेकुलर शब्द जो है वो उसका मीनिंग रिलीजन वाइज डिफरेंट है। वो रिलीजन जो डॉगमेटिक है, यानी कि जिनमें कोई उसका एक प्रवर्तक, एक व्यक्ति विशेष उसके प्रवर्तक हुए, उनके द्वारा एक हाइपोथेसिस बनाई गई, उस पर लोग यकीन करते हैं। और जो ऐसे धर्म जिनका कोई प्रवर्तक नहीं है, वो एक फिलो की तरह, आंधी की तरह, तूफान की तरह, नदी की तरह, लहलाती फसलों की तरह, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन एक पैरामीटर के भीतर कर रहा है, दोनों मानता है। इसलिए ये जो बहुत वाइड कंसेप्ट है, इसका बहुत आसान उत्तर संभव है। आगे जैसे न्यूज़ में भी एक क्वेश्चन चल रहा है कि 20 साल बाद एक इंसान को दोषी ठहराया गया है, मतलब एक 20 साल जेल में रहता और उसका कहते हैं उनको कोई जुर्म नहीं था। तो सर इसमें किसकी गलती है, मतलब 20 साल की जो एज चली गई है उसमें किसको गलती ठहराया जाए, किसको मतलब अपराधी ठहराया जाए? देखिए, मैंने उस केस के डिटेल नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है अगर 20 साल कोई व्यक्ति निराधार जेल में रहा है तो उसे कंपेंसेशन तो देना ही चाहिए। आगे नहीं, बोलो, अभी तो तुम्हारा यही हुआ है, दो बजे बैठे हो बच्चे। हमें कोई मतलब नहीं है, आप जाना चाहते चले। नहीं सर, नेक्स्ट नहीं पता। क्वेश्चन बता दीजिए। सर 1971 से 1977 तक इमरजेंसी एक्टिविटी एक्स्ट्रा लेवल करते थे, तो भी सर इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब ऐसा है, इमरजेंसी के प्रोविजन 3-4 परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बाह्य आक्रमण हो जाए, उसमें एक पता इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाद में जनता गवर्नमेंट ने उसे बदल कर आर्म रेबेलियन कर दिया। यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, अगर ऐसा लगता है कि दुनिया भर का हंगामा कट रहा है, इधर ईंट चल रहे, उधर पत्थर चल रहे, इधर रोड जाम हो रहा, उधर चक्का जाम हो रहा, उन्हें यूनियन ये हंगामा कर रही, ये डिस्टर्बेंस है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक आम आदमी अपना दरवाजा खोल करके आप लोग यहाँ पढ़ने नहीं आ पा रहे, मान लो ईंट पत्थर चलने लगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। लेकिन जनता गवर्नमेंट ने बदल कर आर्म रेबेलियन कर दिया, तो वो उसमें क्या है, उसमें पावर कंसंट्रेट हो जाती है, यानी कि अब कुछ चीज़ों के लिए आपका कोई अधिकार शून्य नहीं होता, तो वो इमरजेंसी प्रोविजन सीधे कहे जाते हैं, हर वक्त नहीं लागू किया जा सकती। आपका सवाल ये था क्यों किया, क्यों का तो सवाल बहुत लंबा है। आप ऐसा करिएगा, यूट्यूब पे प्रधानमंत्री सीरीज है एबीपी न्यूज की, उसे देख लीजिए, समाप्त में है, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 24-25 तक है। शेखर कपूर ने बहुत अच्छा उसे प्रेजेंट किया, शेखर कपूर इज वेरी गुड डायरेक्टर, मैंने उसकी अधिकांश फिल्में देखी, इज वेरी गुड डायरेक्टर, यू जस्ट वॉच। नेक्स्ट, एनी फर्दर क्वेरी? चलिए, हाउ टू चूज मल्टीपर्पज मल्टी लेयर ऑप्शन। सचिन पूछ रहे थे साहब, ऐसा ऑप्शन है जो प्री मेन इंट्रोड्यूस सब में फायदा करे और पहली बार में दाएं से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी है क्या? कौन पूछ रहे थे, खड़े हो जाए। तो आपकी नजर में ऐसा कोई ऑप्शन हो तो मुझे बता दें। नहीं, मेरी नजर में नहीं। देयर इज नो एस्केप टू हार्ड वर्क। दुनिया में कठिन रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं है, हर वो ऑप्शनल जिसमें आप कंफर्टेबल है हो सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति मैथमेटिक्स में बहुत कंफर्टेबल हो, एक बायोलॉजी में बहुत कंफर्टेबल हो, एक हिस्ट्री में हो, एक ज्योग्राफी में हो। क्यों? अच्छा ये बताइए, जरूरी है कि एक आदमी जो पीपीली बजा रहा है वो तबला भी बजा ले? क्यों? आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है? चलो हम पूछ ही लूँ, आपका ऑप्शन कौन सा है? यानी क्या कोई बात नहीं, तुम्हारा इतिहास। अगली बार अगर मैं आया तो जो नॉन एक्टिंग परफॉर्मर्स हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते, शांत बैठे छंद से, उन्हीं से पूछ। हाँ, तुम्हारा जोर से बोलो, कोई बात नहीं करें। तुम्हारा 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 हाँ ठीक है, ठीक है। ये गुड सब्जेक्ट बर्नवाल की किताब आती है वो ठीक है, उसमें जी महेश कुमार वर्मा, मेरी बैच का डेनिस का है वो ठीक है, महेश कुमार बर्नवाल ठीक लिखिए उसमें। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने जो किताब लिख मारी है सुखदीप सिंह ने, डॉक्टर एस निरंजन के नाम से, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और वो साथ साथ तैयारी करते थे। टाटा मैग्रोन वाले ने छापी है उसकी किताब, टाटा मैग्रो अच्छा पब्लिकेशन।
किस भी सब इसमें जोग्राफी सुखदीप ने उसको लिख दिया एनवायरनमेंट में, तो मेरा भी नाम दे दिया, 2-4 लाइन मैंने भी लिख दी तो मेरा भी नाम दे दिया। बहुत बिगड़ी वो दिल्ली में डॉक्टर एस निरंजन के नाम से ठीक लिखी, तो बड़ा अच्छा लिखा। बेसिकली बाय प्रोफेशन ही जेल मेडिकल कॉलेज से उसने पढ़ा था, हम लोग साथ साथ एग्जाम दिए। तो आप देखिए आपकी कंफर्टेबिलिटी किस विषय में बैठ जाएगी। आपका कौन सा है तुम बताओ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम मेरी सिस्टर लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई है, शायद उन्होंने बताया, मेरी अपनी बहन को मैंने पढ़ाया था, वो DPSC हुई लास्ट ईयर की ट्रेनिंग कर रही है पहले। वो पहले एमबीबीएस का एग्जाम देती रही गुवाहाटी में, फिर उसने BHMS का किया, फिर उसे इलाहाबाद से कोचिंग करी, उसने दिल्ली में बाजीराम में ट्रेनिंग करी, तब यहाँ ये सब व्यवस्था थी। लास्ट ईयर वो सेलेक्ट हुई, अभी ट्रेनिंग कर रही है। तो आप बताएं, आप पीछे बताएं। ठीक, अरे ज्योग्राफी वाले कितने हाथ खड़ा करोगे? सभी के बताते हैं। इतिहास वाले अभी तो बताया था, और कोई साइंस ऑप्शनल वाले बताओ यार, कम होंगे वो। कौन सा आपका? जूलॉजी। MSc क्या है क्या? यस। फिशरीज में? एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी। कौन से क्या? पीएस कॉलेज। PhD चल रहा है अभी इसमें। बहुत बढ़िया हो जाएगा। जूलॉजी और बॉटनी में जूलॉजी ज़्यादा स्कोर है, तो मैं दोनों से देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी मोर स्कोर है, और बहुत अच्छा है। तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, इसलिए मुझे आइडिया है। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ाई है। और सोशियोलॉजी किसी का है क्या? MA किया, BA किया है? देख लो भाई, आई वांट कमेंट एनीथिंग। साइकोलॉजी किसी का है? कमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है किसी का? इंग्लिश लिटरेचर किसी का? लिटरेरी सब्जेक्ट किसी का है? चलिए आगे क्या है? हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है, उसके लिए आप ये जान लीजिए कि उससे बेहतर राइटर कोई नहीं। एडिटर पत्रकार इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ बनाते हैं, और देखिए कैसी सनसनी बनाते हैं उसमें न्यूज़पेपर में, मतलब वो वही स्ट्राइक करते हैं बिल्कुल, और उनके पास लिमिटेड कॉलम होता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। न्यूज़ की ग्रेविटी और पब्लिसिटी पे निर्भर है कि उससे कितना ग्रेविटी दी जाएगी। 4 कॉलम की न्यूज़ बनेगी या 3 कॉलम की न्यूज़ बनेगी या 2 कॉलम की न्यूज़ बनेगी। ये डिपेंड करता है कि जो पब्लिक ऑफिसर काम कर रहा है, जैसे आप SDM और मालूम पड़ा आपको देला काम नहीं करते, तो पत्रकार तीसरे दिन से आपके खिलाफ छापना शुरू कर देंगे। तो सब पता, आपको शायद आपके बारे में इतना नहीं पता होगा जितना पत्रकारों को आपके बारे में पता है। ठीक है ना, यू आर ए पब्लिक फिगर। आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, वो उससे भी बड़ी है लोक सेवा। तो आप किसी भी पद पे जाएंगे तो आप देखेंगे हर बार न्यूज़ छपती है, अधिकारियों की छपती है, नेताओं की छपती है, व्यापारियों की छपती है। तो उसमें उन्होंने कर रखा है, गेम्स की अलग होगी, है ना, और इंटरनेशनल न्यूज़ अलग होगी, नेशनल न्यूज़ अलग होगी, फ्रंट पेज की न्यूज़ अलग होगी, प्लस बैक न्यूज़। आप देखेंगे, आप कभी ई एडिशन देखिएगा अमर उजाला, गोरखपुर का और गाजियाबाद का जो फ्रंट पेज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, पीछे के पेज डिफरेंट होते चले जाते हैं। फ्रंट पेज तो फ्रंट पेज मतलब कि फ्रंट पेज की न्यूज़ का मतलब पूरा यूपी उसे जाए। तो वो राइटिंग कैपेसिटी में ये है कि बड़ा कॉम्पैक्ट बनाते हैं, अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, दोनों बड़े कॉम्पैक्ट है। उसमें आप पढ़िएगा कि इसने इतनी सारी बातें अगर मुझे लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता। आपको राइटिंग कैपेसिटी है और अखबार पढ़ना भी है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको खुद ही मालूम पड़ जाएंगी। पहले रैंडमली सारी पढ़ना, एक आदमी आपको खुद ही लगेगा ये तो कभी पूछा ही नहीं जाता, वैसे काहे को पढ़ रहा। मालूम पड़ा उसमें लिखा जी किसी की जो है वो 4 भैंसा चोरी चली गई, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाउ टू मेक नोट्स एंड बुलेट पॉइंट्स। नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उससे संबंधित 2 या 3 4 किताबें पढ़िए, कम से कम 3। जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो मगर बिपिन चंद्रा में निर्भर मत रहिए, BL ग्रोवर भी पढ़िए, BL ग्रोवर एंड यशपाल भी पढ़िए,
है ना, वीडी महाजन भी पढ़िए, एक आध दो कोचिंग के स्पेक्ट्रम के राजीव अहिर साहब ने बहुत अच्छी लिखी, IPS अफसर हैं, बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, इट्स अ वेरी गुड बुक, तो उसे पढ़िए। लेकिन वो बड़ा नटशेल में है स्पेक्ट्रम की जो, तो आप पाएंगे कि आप जब 4 किताब पढ़ लेंगे, उन किताबों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा नहीं यार ये बात इसमें ऐसे लिखी है। जैसे किसी ऑथर ने किसी चीज़ पे जोर दिया, किसी न किसी पे। एक होता है अप्रोच, जैसे मेरी कम्युनिस्ट अप्रोच है, या मेरी रिलीजियस अप्रोच है, या मेरी नेशनल अप्रोच है ना। वो पढ़ा दे ये कॉलेज, यानी कि हर आदमी का अपना एक चश्मा होता है, उसी से वो दुनिया को देखता है। तो ऐसे हिस्टोरियन का भी अपना एक चश्मा है। तो आप सबका पढ़िए, मानिए किसकी, ये आपका अपना छूट है, बट पढ़िए सबका, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बन रहा है। अब डिपेंड करता है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम में फैक्चुअल सवाल है या कंसेप्चुअल सवाल है। और अब सवालों के तरीके वो हैं कि मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 7 दे देते हैं, ये सही है, ये सही है। जब तक आपने डिटेल डीप में नहीं पढ़ा तब तक आप कुछ नहीं बता पाएंगे। मानो पड़ा आपने परीक्षा मंथन से पढ़ लिया हो, 2-4 रट लिए, उससे काम ढेला नहीं होना हो। इसलिए आपको थॉरो, डीप और अच्छी नॉलेज, कमांड चाहिए। सिविल सर्वेंट के बारे में इसीलिए कहा जाता है उसे देश का इतिहास, भूगोल, राजनीति सब पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप इस देश के जो सिस्टम है उसे कैसे रन करना है, मानो पड़ा आपको पता ही नहीं कुछ भी। इसीलिए सिविल सर्वेंट का जो स्कोप है काम का बहुत वाइड होता है और हर एरिया, समाज के हर तबके से, मानो पड़ा रिक्शे वाले की यूनियन भी आपसे डील कर रही है, मानो पड़ा व्यापारी यूनियन भी आपके पास आ रही है, मानो पड़ा इंडस्ट्रीज भी आपके पास आ रहे हैं, मानो पड़ा कोई त्योहार है, कोई मेला है, कोई दशहरा है, सब आपको करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मानो पड़ा वहाँ आपको जान शंट बात बोल रहे हैं, तो वो बात आपकी नहीं, वो SDM साहब की बात होगी। लोग कहेंगे धरना दे देंगे ऑफिस पर आके, SDM साहब ने ऐसा कैसे कह दिया। दिस इज द, देयरफॉर यू मस्ट नो एवरीथिंग, ठीक है ना। तो नोट्स बनने का यही तरीका, 3-4 किताब पढ़िए। मैंने तो भैया ऐसे ही किया था, जो मैंने किया। मैंने 1 साल तो केवल GSE पढ़ा, उसका मुझे बहुत बड़ा फायदा ये मिला कि मेरा जूलॉजी में पहले से ही कमांड था, अपने टीचर की वजह से। बॉटनी में भी कमांड था, इंजन की जगह थे। तो प्री निकालने में मैंने ईमानदारी से जूलॉजी तो 6 महीने 6 दिन भी नहीं पढ़ी, GS जरूर मैंने 1 साल पढ़ी, 1.5 साल लगा था। और मैंने इतनी GS पढ़वा दी कि मैं जो ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ था उससे सवाल ही कर देता था। तो उसका मुझे फ़ायदा बहुत मिला। मेरा हिस्ट्री गलत नहीं होता था, ज्योग्राफी गलत नहीं होता था, साइंस एंड टेक का मैं खुद आदमी था, बायो के सवाल गलत नहीं होते। मैं तो मुझे आती नहीं थी, तो वो तब भी नहीं आती थी, अब शायद आती नहीं आती, मुझे पता नहीं। तो उस ज़माने में मैथमेटिक्स नहीं आता था, UPSC एग्जाम में थोड़ी बहुत स्टैटिक्स आती थी। स्टैटिक्स से जो वेरी गुड सब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री मेरा कमांड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लेता हूँ मैं, वो नहीं कर पाता। क्या होता है वो एलजेब्रा और अर्थमेटिक, वो नहीं हो पाता। तो अब अपनी आपकी चॉइस हो सकता है, आप अर्थमेटिक में अच्छे हो। तो बुलेट पॉइंट्स क्या है, उन्हीं को जब आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा यही बुलेट पॉइंट है। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, और कोई तरीका नहीं। अगला स्टेप बाय स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस। मेंस की तैयारी करिए, फ्री की कोई तैयारी नहीं होती। 1 लाइन का मंत्र है इसका, पूरा पढ़वाइए। हनुमान जी की तरह पूरा उठा लीजिए, वो क्या नाम है, संजीवनी बूटी उसी में आ जाएगी। मैं संजीवनी के चक्कर मार पड़, बूटी भी गई, कोई झाड़ झटकार आ गया, ठीक है ना। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं पूरा पहले ही ले चलो, क्या जरूरत है इसमें नवाती तो है क्या नहीं। ये तो वैद्य का काम है ना, सुशील वैद्य अपने आप तलाश लेंगे कौन सी बूटी है कौन सी नहीं। चलिए पूरा पढ़ तो अमीन जी अब आइए, आप भी प्रकाश डालिए थोड़ा, आइए आइए, श्रोता बन के मत रहिए, वक्ता हो। अब आगामी 5 मिनट 10 मिनट ये करेंगे और मैं अपना फिनिश कर चुका हूँ। हाउ टू रीड हिस्ट्री, हाउ टू आंसर, क्या है ऑकवर्ड क्वेश्चन। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो खुद ही आ जाएगा यार। हाउ टू गेट कमांड ओवर करंट अफेयर। भैया अब आप नटशेल में नवीन लाल जी आपको कुछ ब्रीफ करेंगे, 10 मिनट आपके लेंगे, उसके बाद मेरी तरफ से ओवर है। अगर आप और रोकना चाहेंगे तो मैं कौन सा, अरे भैया उन्हें भी तो दे लें कुछ। हाउ टू आंसर ऑकवर्ड क्वेश्चन, स्मार्टली आंसर। संस्कृत में भी शुरू, उसका अर्थ है ऐसा सत्य न बोलो जो प्रिय न हो, और ऐसा प्रिय न बोलो जो सत्य न हो। उसका श्लोक को तलाशिएगा, उसका अर्थ भाई ये पहला जो है हाउ टू नो हिस्ट्री, ये बेस्ट है, समझ रहे हैं।
ऐसा प्रिय ना बोलो जो सत्य ना हो, और ऐसा सत्य ना बोलो जो प्रिय ना हो। तो दोनों बड़ा डाइकोटॉमी है दोनों। पढ़ लीजिएगा इसे यूट्यूब पर डाल के, देखिए बहुत लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो इट्स ओवर टू मिस्टर नवीन वशिष्ठ, ही इज माई फ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड, और इन्होंने हिस्ट्री ऑप्शन से बहुत तैयारी करी है। बाद में ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टेंसेस चीज़ें नहीं हो पाई। अभी जैसे कि हमारे एसपी साहिब ने आप लोगों के सामने जो परीक्षा के जो दृष्टिकोण है और परीक्षा के जो उत्पाद है, आप लोगों के सामने स्पष्ट की। तो लोक सेवा आयोग की तैयारी या आयोग की तैयारी या कोई भी तैयारी, मतलब महत्वपूर्ण है तैयारी का दृष्टिकोण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दृष्टिकोण, रणनीति, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत मेहनत करने वाले लोग भी हमने देखे, हमारे साथ थे, तो बहुत लोग नहीं हो पाए। ये जिन लोगों ने बहुत ढंग से तैयारी करी, वैज्ञानिक ढंग से तैयारी करी, तो वो लोग सफल हुए। तो निर्भर करता है कि आपकी सोच किस प्रकार से है, परीक्षा को किस ढंग से ले रहे हैं। और दूसरा इसका जो टॉपिक है कि विषय का चयन, सब्जेक्ट का चयन। आप अगर लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस या कोई भी प्रशासनिक तंत्र की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो विषय का चयन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए युद्ध जो है संख्या बल के आधार पर नहीं जीता जाता, हमेशा रणनीति से जीता जाता है। प्लासी के युद्ध में एक तरफ 500 थे, एक तरफ 50,000 थे। दूसरी चीज़ है विषय चयन। 500 आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत लोग हैं जो बीटेक वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, या जैसे मैंने मान लो बीए किया, मेरे को बीए किया तो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड या जिस टाइप तैयारी करी। बहुत से साइंस के लोगों ने और आर्ट के सब्जेक्ट लिए, यानी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लिए और सफल हुए। तो उनके सफल होने का कारण उनकी वैज्ञानिक दृष्टि है। आप बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उससे आपको कंपैरेटिव स्टडी करने में आपको सहायता मिलती है, लेकिन बहुत आवश्यक है कि आपको अध्ययन वैज्ञानिक सोच के साथ करें। जब सोच वैज्ञानिक ढंग से होगी तो आप परीक्षा को ढंग से समझ पाएंगे। परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा की मूल प्रवृत्ति को समझना अत्यंत ही अनिवार्य है। वो उन्हें क्या चाहिए वो आपका पास है नहीं। आज से 20 साल पहले वाला लोक सेवा आयोग और आज वाले लोक सेवा आयोग में बहुत अंतर है। यानी मैं उस समय का जो लोक सेवा आयोग था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन चाहता था। हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत अध्ययन किया और इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करी। इन्होंने कई आयोग पास किए और ये हमेशा टॉपर रहे। लोक सेवा आयोग में भी टॉपर रहे, 8वीं की रैंक है पूरे यूपी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी इन्होंने पास करी, वहाँ भी इनको कोई पद था। तो ये इनका अध्ययन वैज्ञानिक था और थॉरो था, मतलब बृहत्तर। अब की सोच थोड़ी डिफरेंट है। बृहत्तर तो है, लेकिन बृहत्तर के साथ साथ आपको उसमें दृष्टिकोण वैज्ञानिक लाने ही पड़ेगी। स्मार्ट चाहिए, मतलब बहुत पढ़ते जाओगे, अच्छा तो है। फिर आपको ये देखनी है कि चीज़ कि हम कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं पढ़ रहे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा हो। मेहनत भी है और टाइम भी वेस्ट हो रहे हो, तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हम वही चीज़ ऐसा हुआ है। सज्जन माली पुस्तकालय में बैठा करते थे, हमने नवीलाल से कहा, नवीलाल ये 1 साल से पढ़ रहा और इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। नवीलाल बोले लालू बाबू ये बेसिकली नोट्स नहीं बना रहा, मैंने क्या कर रहा, बोले शब्दों का स्थानांतरण कर रहा है, किताब में लिखे उन्हें कॉपी और लेकर रहा, उससे क्या फायदा होना। नोट्स अभी लगा था, बोले आपको याद ही हो जो केस था पूरा, तो क्या करता था, इधर किताब रख ली थी, इसमें रख लिया, इसमें पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया, इसका पढ़ के इसमें उतार लिया। अरे भाई तुम शब्दों का स्थानांतरण करने से क्या फायदा, उसे समझो और उसके बुलेट पॉइंट बनाओ, इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा था शब्दों का स्थानांतरण करना है, नोट्स नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ वर्ड्स है केवल। फिर दूसरी एक चीज़ और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन के समय हमने ये पाया है कि बहुत लोग बहुत सारी पाठ्य पुस्तक इकट्ठी कर लें, ठीक है, उससे फायदे कम नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब मानक पुस्तकें लें, कम लें, मानक लेखकों की कम पुस्तक लें।
तो आपकी जो सफलता है उसकी संभावना बहुत अधिक हो पाएगी। एक ही विषय की कई पुस्तकें पढ़ने से सिर्फ कन्फ्यूजन ही पैदा होगा। आप 2 किताब लें 3 किताब लें, बस उससे बेस स्टडी करते हुए NCERT से और आगे बढ़ें, आप सफल हो जाएंगे। अब हिस्ट्री की, अब मैं ही अपनी बात कहूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक है, पर मैंने बहुत बाद में आकर पाया कि अगर मैं 2 या 3 किताबें मेरे पास होती तो संभवतः कि मैं बहुत और अच्छा कर पाता। तो कभी भी जो है पाठ्य पुस्तकों की इकट्ठे करने का बहुत जोर मत दो, कम लो, वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाई करो, लेबर ज़्यादा मत करो, लेकिन जो भी करो वो अच्छी हो, आपको उसके फल मिले। आप लोगों से पूछना पूछिए। इतिहास विषय के विशेषज्ञ हैं, हिस्ट्री पर इनका बहुत कमांड है, और एक जाते जाते आपको एक किस्सा सुनाएंगे महमूद बेगड़ा का। आपने से कितना नाम सुना महमूद बेगड़े का? नहीं सुना है? एक तो भाई सर हिस्ट्री कौन सी? अरे हिस्ट्री का भैया इतिहास क्या है कि इतिहास का किया जाता है विभाजन, जैसे कि प्रारंभिक मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इनका कालखंड है, इन कालखंडों के आधार पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक है। अब प्राचीन भारत की जो मानक पुस्तकों में आप शुरू करेंगे, सबसे पहले NCERT से आप शुरू करेंगे। आप NCERT से शुरू करोगे, NCERT की लीग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन्हें पढ़ने के बाद आप 2-3 बार पढ़ लो। एक NCERT को कोई भी 2 या 3 दिन में हो जाएगी, अगर आप सही सी स्पीड रख रहे हो तो कोई भी एक किताब 2 या 3 दिन में हो जाएगी। फिर इसके अलावा और राइटरों की है वो बताओ बात हो जाता। तो ऐसे करके पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास, वो कालखंड के आधार पर ही प्राचीन भारत उसे कहते हैं। वो जब बाद में कोई विकास डाला जाएगा तो आपको असली प्रस्ताव नहीं। तो प्राचीन भारत में एक बहुत अच्छी पुस्तक है झा श्रीमान, एनिशियंट हिस्ट्री में आती है झा एवं श्रीमान। एक तो झा श्रीमान, एक आती है राय चौधरी मजूमदार, एक आती है केस। वो पुस्तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेस स्टडी के लिए वो आपके लिए नहीं होगी। एस के पांडे देखो, मैंने तुमसे अभी स्टार्टिंग में कहा, तो मैंने किया जो भूल नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उसे लाभ भी हो जाएंगे। पुस्तकें सभी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई पुस्तक बेकार है। एसके पांडे नहीं है, जैसे कि शुरुआत में मॉडल पेपर भी अच्छा होता है, मॉडल पेपर भी बेकार नहीं है, मॉडल पेपर से भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो मानक पुस्तक अगर 2-3 भी ले, अगर आपको स्टडी करोगे तो आपके लिए पर्याप्त है। तो जैसे कि एनिशियंट हिस्ट्री में झा श्रीमानी, KC श्रीवास्तव, श्रीवास्तव है। अलग अलग क्वेश्चन है हिस्ट्री के, आप अभी लिख दीजिए, मैं 2 मिनट बोल दूँ। देखिए हम शुरू करते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। बहुत आसान है इसमें। ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न आपने सुना ही होगा। 600 BC से लेकर 700 AD तक, लगभग 1100 साल हम जनरली एंशिएंट पढ़ते हैं, है ना। एंशिएंट में इससे पहले का भी आता है, प्री हिस्ट्री के बाद का पीरियड जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, वैदिक पीरियड आता है। और ये 5000 BC से लेकर इस तक के बीच का पीरियड है। 5000 BC से लेकर के मोटा मोटा है, देखिए एक्यूरेट नहीं, तो 500 BC यानी 4500 साल ये एंशिएंट में कवर होता है। इससे पहले का पोर्शन जो है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में ये है कि प्री हिस्ट्री उससे पहले का, प्रोटो हिस्ट्री उसके बाद का। ये रिवर्स लिखा हुआ है, टीचर कभी भी गलत पढ़ा है तुरंत बताइए साहब आपने गलत बताया, ये जरूर ध्यान रखिए। ये यूँ प्रोटो नीचे आएगा, प्री और पीछे जाएगा। इससे पहले का प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री जिसके बारे में स्क्रिप्ट अवेलेबल है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। उससे पहले का प्री हिस्ट्री में जो आता है वो आर्कियोलॉजिकल पीरियड है, जैसे कहते हैं हिंदी में पुरा पाषाण, ठीक है ना, नव पाषाण, मध्य पाषाण, नव, मध्य और पुरा, ये आर्कियोलॉजी में आता है। इससे आपका कभी कोई लेना देना नहीं है।
एंशियंट में ये जो किताबें बता रहे हैं 600 BC से 700 AD तक, हर्षवर्धन के पीरियड तक मोटा मोटा मान लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण 712 में हुआ 1192 तक, यानी कि मोहम्मद गोरी की डेथ तक। ये वो ट्रांजिशन पीरियड है। इसके बाद 1192 से लेके 1703 1705 ऐसा 3 ही है। 1703 औरंगजेब की डेथ तक, डेथ ऑफ औरंगजेब। इट वाज मार्च 1703। औरंगजेब आलमगीर 50 से ज्यादा साल शासन किया, ठीक है। और उसके बाद ये मॉडर्न पीरियड 1703 से 1857 तक एक पीरियड। कितना हो गया लगभग मेरे ख्याल से कितना हो गया 150 साल ऑलमोस्ट। और ये 90 साल, ये 160 1947 और फिर ये 75 साल। यही पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री शब्द ही बना हिज स्टोरी, यानी किंग्स स्टोरी, हिज स्टोरी। देखिए क्लास होती रहेगी। जो यहाँ पर जो यूपीएससी और आईएएस के जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट जो होगा 2-3 दिन में हमारे कॉलेज में एसएमबी कॉलेज में आप लोग वहाँ क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से बेस्ट है, थोड़ा सा लोगों के लिए बढ़िया रहेगा उधर, ठीक है। हिस्ट्री वाला जो है देखिए मोटा मोटा यही है फ्रेमवर्क। हाँ, इसी में आपको पढ़ना है, इसी में किताबें चेंज करनी है, जो कुछ करना है इसी में करना है। मेरे ख्याल से नाउ वी आर फेड अप एंड आपको क्लास जैसी भी लगी हो आप ऐसा भी ये करिएगा, मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। नहीं आप उसी में नहीं मालूम ले लीजिए और उसमें अपने एडी साहब को लिख लीजिए। प्रिपेरेड 1856810 आलोक शर्मा। उसमें रंजन जी आप लोग अपना नंबर लो, नवीन जी अपना भी लो। सर आपका नाम क्या है? आलोक शर्मा एडिशनल एसपी। आप मेरी बात इसे का नंबर जो इनका काम है उसे करने दीजिए। 1856810 एक कोई ग्रुप एडमिन बन जाइए तो ग्रुप बना दीजिए, उसमें उन्हें एडी साहब को भी जोड़ लीजिएगा। हाँ, जो अभी आए थे मतलब ग्रुप तो चल ही रहे हैं, एक ग्रुप जैसे पैरेलल चलेगा इसमें आपको जो जैसे आप कुछ क्वेरी हो अपना डाल दिया, मतलब जो क्वेरी जैसे फुर्सत मिलेगी मैं उसे आंसर जो क्वेरी यहाँ चल रही है, आपको किसी किताब के बारे में पूछना है कि मैं इसको पढ़ूंगा या कोई भी, आपको कुछ भी पूछना। हाँ मतलब वही उसे लिमिट मत करिए, बस वो गुड मॉर्निंग वाला से बता दीजिएगा। नहीं उसमें कोई चीज हो, नो गुड मॉर्निंग, हाँ कुछ नहीं, केवल जो क्वेरीज है उसको पूछना। बी प्रोफेशनल ओनली, फालतू की बकवास नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं। यानी कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, आजकल सोशल मीडिया पे कोई नो सोशल मैसेज, ओनली योर प्रोफेशनल मैसेज।